वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 2017 का जून का। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक से कंसेप्ट अप्लाई होंगे, बट एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब एजुकेटर्स ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट रियल टाइम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और एंड तक पहुंचाना, वहाँ पे मतलब इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते इसे। रियल टाइम एग्जाम में जिस प्रेशर के साथ जो स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। लेट सी डिनोट द यूनिट सर्कल। सी क्या अपने पास एक यूनिट सर्कल है, तो सी लिख लेते हैं। सी अपने पास एक यूनिट सर्कल है, सेंटर्ड एट ओरिजिन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल 1 प्लस जेड का स्क्वेयर dz। तो हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पता है कि मॉड जेड का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, जेड इंटू जेड बार के इक्वल होता है। मॉड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड इंटू जेड बार के इक्वल होता है। ठीक है, मोर ओवर अगर हमारे पास मॉड जेड अगर 1 के इक्वल है, क्योंकि गिवन है हमारे पास मॉड जेड इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या होगा, जेड इंटू जेड बार भी 1 के इक्वल ही होगा। तो जेड बार की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/z के इक्वल। तो इसका यूज करेंगे हम। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं अभी, और ये वाली चीज हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप होने वाले हैं। तो बहुत आराम से करेंगे। 1/2 पाई आयोटा हो गया हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रल मॉड जेड इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे मिस भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सी भी लिख सकता हूँ या मॉड जेड इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ। तो तीनों केसेज में आप समझ सकते हो कि अंडरस्टूड है कि कर्व के अलोंग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये बनेगा अपना 1 प्लस जेड और ये बनेगा 1 प्लस जेड का बार dz। ठीक है, अब क्या करें। अब ये जो बार था, इस पूरे बार को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। स्प्लिट करके कैसे, 1 बार जेड का बार। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 पाई आयोटा मॉड जेड इक्वल टू 1। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। तो 1 का बार तो कुछ सेंस नहीं बनाएगा, तो 1 का बार हम इरेज कर देते हैं। तो अपने पास 1 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को जेड बार से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को जेड बार जेड स्क्वेयर बार से इससे मल्टीप्लाई किया। अब जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड प्लस फिर जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू जेड स्क्वेयर का बार प्लस फिर अपने पास होगा जेड स्क्वेयर जेड बार प्लस जेड स्क्वेयर का बार dz। तो अपने पास ये नो टर्म्स आ गई, अपने पास ये नो टर्म्स आ गई। अब इनमें हमें एक छोटा सा रिजल्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। रिजल्ट क्या होता है कि अगर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड dz, अगर फंक्शन ये एनालिटिक हो जाए, अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो जाए अलोंग द कर्व सी, तो इसका आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर कितना आता है, 0 के इक्वल आता है। तो देखो फिर क्या क्या 0 बनेगा, 1/2 पाई आयोटा सबसे पहले 1। अब ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ये क्या अपने पास एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका तो 0 बनेगा। z भी एक एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका भी 0 बनेगा। जेड स्क्वेयर भी एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, जेड बार का स्क्वेयर ये भी अपने पास 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अ, ये हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद z इंटू जेड बार तो हमें पता ही है कि 1 है। क्यों, क्योंकि मॉड जेड 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो मॉड जेड का स्क्वेयर भी 1 ही होगा। तो z इंटू जेड बार 1 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि मॉड जेड का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, z इंटू जेड बार के इक्वल होता है।
तो ये फैक्टर भी अपने पास 1 के बराबर ही है और ये 0 बना देगा, एनालिटिक आ जाएगा। फिर अगर बात करें देखो z इंटू जेड बार का स्क्वेयर, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे ना, z जेड बार इंटू जेड बार के बराबर। तो z जेड बार किसके इक्वल आ गया, 1 के बराबर आ जाएगा ये, और ये z बार ही बचेगा। ये किसके बराबर बचेगा, z बार के बराबर। तो ओवरऑल ये जो देखने में लग रहा है इसका काम उतना ही बनेगा जितना जेड बार का काम था, ठीक है। तो जेड बार का हम निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका सॉल्व करना है हमें। अच्छा, ये जेड स्क्वेयर और जेड बार का स्क्वेयर ये तो सेम चीज ही होगी ऑलमोस्ट, तो इसका भी 1 बनेगा तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या है, जेड स्क्वेयर जेड बार है, तो इसे लिखेंगे जेड 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 बार, तो ये तो 1 बन गया अपने पास। तो बचेगा क्या यहाँ पे, जेड बचेगा। जेड तो एक एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या, ये हमारे पास ये एक्सपेंशन था, हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके 9 टर्म्स आ गए। 9 टर्म्स के अंदर जो एनालिटिक फंक्शन थे, जैसे 1 था, z था, ये 1 के बराबर था, ये भी z स्क्वायर एनालिटिक था, ये भी अपना z आ गया था, ये भी 1 आ गया था, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन नील हो गया, 0 हो गया। अब हमें z बार स्क्वायर और z बार इनका निकालना है। चलो देखते हैं। मान लो छोटे क्वेश्चन में ब्रेक कर लेते हैं, मान लेते हैं z बार और हमारे पास मॉड z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो z बार को हम कैसे लिखेंगे, तो z बार को लिखेंगे हम 1 बाय z के बराबर लिखेंगे, इसे लिखेंगे मॉड z इक्वल टू 1 बाय z लिखेंगे dz। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें पोल है z इक्वल टू 0 के इक्वल, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर 2 पाई आयोटा इंटू 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2 पाई आयोटा इंटू 1। तो हमें किसका आंसर पता चल गया, हमें इसका भी आंसर पता चल गया और इसका भी आंसर पता चल गया। अब इसका आंसर रह गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, मॉड z इक्वल टू 1 है और z बार का स्क्वायर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, मॉड z इक्वल टू 1 बाय z स्क्वायर dz। यहाँ पे भी पोल है 0 के ऊपर ऑर्डर 2 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आयोटा और 1 का डेरिवेटिव, और क्या करेंगे हम 1 का डेरिवेटिव करेंगे एट z इक्वल टू 0, तो ये तो सारा का सारा 0 बनेगा अपने पास, ये सारा 0 आ गया। तो इसका मतलब कि इसका जो इंटीग्रल होगा वो 0 के बराबर ही आ गया। फाइनली क्या बना अपने पास, फाइनली अपने पास आया 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा, तो ये 2 इंटू 2 पाई आयोटा अपॉन 2 पाई आयोटा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 के। तो इसका राइट आंसर होगा 2। देखो मे भी देखने में चीजें अभी इजी लग सकती हैं, बट रियल टाइम एग्जाम में जब इतना प्रेशर होता है, जब एक क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का, अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल का, अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, तब वहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की भी ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन जो अभी देखने में आसान लगते हैं, तो वो बहुत मुश्किल बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं उतना भी इजी लेवल का नहीं कहूंगा जितने क्वेश्चंस इससे इजी लेवल के क्वेश्चंस मतलब पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। 2016-15 में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से, पर ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप सोचना, क्योंकि देखने में ये लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो ठीक है, ये तो पता है, बट मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, इवन 100 में से 60 से 70 बच्चे ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि फर्स्ट स्टेप हमें ये अप्लाई करना है। अगर ये अप्लाई भी कर दिया तो वो उनका हाथ कांपेगा जब वो मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब, ठीक है। तो डोंट वरी, कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर रखो,
ध्यान में रखो कि कैसे कौन-सी चीज़ को अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ।